नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दातार क्लासेस में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे EO RO और RS प्री के सिलेबस के अकॉर्डिंग इंडियन पॉलिटी के प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चन की सीरीज़ का नेक्स्ट टॉपिक, और ये रहेगा आज का टॉपिक भारत निर्वाचन आयोग। तो जितने भी PYQs है वो डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? तो निर्वाचन आयोग का प्रावधान कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आर्टिकल 324 के अंतर्गत, 324 आर्टिकल के अंतर्गत आता है कि भारत के अंदर जो है एक निर्वाचन आयोग रहेगा। ठीक है, तो आर्टिकल 324 इसके तहत क्या है? संसद एवं राज्य विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने और इन निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशक और नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। तो निर्वाचन आयोग का प्रावधान कौन से आर्टिकल के अंडर किया गया है? आर्टिकल 324 के अंडर। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो ये है आर्टिकल 324। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? तो 324 में है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है उसको नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो ये लिखा हुआ है आर्टिकल 324(2). इसके अंदर जो मुख्य चुनाव आयुक्त होगा उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त है, परंतु मिलने वाले वेतन में असमानता है। मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। यह मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके और कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। यह चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो है उनके पदभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष या उनके 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने तक जो भी पहले होता है। तो इसमें आपको बताने सही कथन कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 इसमें सही है। ठीक है, दूसरा क्या है? मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार होता है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। तो हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश प्राप्त करता है वेतन, उसके बराबर इसका वेतन होता है मुख्य चुनाव आयुक्त का। और दूसरा है, मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके और कारण से पद से हटाया नहीं जा सकता। तो ये जो पद है मुख्य चुनाव आयुक्त की बात हो रही है, ये पद किसके समकक्ष है? उच्च न्यायालय जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश है उसके बराबर है ये। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है इसको उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का जो है संदाय किया जाता है। सही है, ये वेतन बराबर होता है दोनों का। सेकंड है, भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि का रहता है या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक का होता है। तो ये भी सही है। तो इसका कार्यकाल कितना होता है? या तो 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष जो भी पहले हो उतना होता है। तीसरा है, एक चुनाव आयुक्त किसी भी समय मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित स्व हस्ताक्षरित लेख के द्वारा अपना पद त्याग दे सकता है। तो ये नहीं दे सकता है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 इसमें सही हो जाएंगे। ठीक है, वेतन बराबर होता है और इसका कार्यकाल होता है 6 साल की अवधि या 65 वर्ष जो भी पहले हो। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? 6 वर्ष या 65 साल की आयु जो भी पहले हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद किसके समकक्ष होता है? तो ये होता है उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश है उसके, तो इसमें नहीं है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष होता है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। तो किसके द्वारा पदच्युत किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है राष्ट्रपति जी के द्वारा या संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। तो दोनों तरीकों से जो है मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है।
आर्टिकल 124(4) इसके अंदर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए वर्णित है। तदनुसार उन्हें साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 मतलब 2/3 बहुमत होना चाहिए संसद के सदस्यों का, उसके द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होता है और मुख्य चुनाव आयुक्त, दोनों को इसी तरीके से हटाया जा सकता है, मतलब दोनों के लिए सेम है। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और कारण। कथन है, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दे दी गई है। ठीक है, ये तो कथन है, तो ये सही है। संसद और राज्य विधानमंडलों का जो चुनाव कराया जाता है वो किसके द्वारा कराया जाता है? ये करवाया जाता है निर्वाचन आयोग के द्वारा। कारण दे रखा है कि निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है, तो सही तो दोनों है, लेकिन जो कारण है, कारण है कथन की सही व्याख्या नहीं करता, तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा। तो आर्टिकल 324 के तहत है ये निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। और निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से संसद की उसी रीति से हटाया जा सकता है जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो जिस तरीके से उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी तरीके से जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाता है। अर्थात मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का अधिकार जो है विधायिका को है। किसको है? विधायिका को है। लेकिन निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को छोड़कर को हटाने के लिए इस प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। इन्हें मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करके हटा सकता है। ठीक है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए तो विधायिका का होना जरूरी है। ठीक है, विधायिका के द्वारा हटाया जाता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। तो लेकिन जो अन्य निर्वाचन आयुक्त है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा, उनको राष्ट्रपति जो है अपनी कार्यपालिका की शक्ति के द्वारा हटा सकता है। नेक्स्ट है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त जो है उसको किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो उसी प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है जिससे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। तो सेम प्रक्रिया दोनों के लिए लागू है, वेतन भी दोनों का समान होता है और हटाने की प्रक्रिया भी सेम ही होती है। निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है निर्वाचन आयुक्त को? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर हटाया जा सकता है राष्ट्रपति जी के द्वारा अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करते हुए। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के निर्वाचन आयुक्त के कार्य क्या क्या है, मतलब क्या क्या कार्य करता है निर्वाचन आयोग। ठीक है, संसद और राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाता है, किसी राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्कृति देता है, या निर्वाचन सूचियां तैयार कराने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है। तो सही उत्तर सेलेक्ट करना है कि निर्वाचन आयोग के क्या क्या कार्य है। तो इसके अंदर एक तो कार्य रहता है संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव करवाता है ये, एक रहता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए भी चुनाव करवाता है, और एक रहता है निर्वाचन सूचियां तैयार करने के कार्य का निरीक्षण करता है, निर्देशन करता है और नियंत्रण करता है। तो तीसरा ये नहीं करता। तो 3, 1, 2 एंड 4 आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कार्यों में से कौन एक कार्य भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है? तो भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसका कार्य कौन सा नहीं है दिए गए कथनों में से? तो मतदाता सूची तैयार करने का निर्देशन और नियंत्रण ये तो करता है मतदाता सूची का। इसके बाद में है संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल चुनाव का संचालन भी करता है। इसके बाद में है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन भी करता है। विधानमंडलों के चुनाव के लिए उचित प्रावधान करना ये नहीं है इसमें। ठीक है, तो भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित कौन सा नहीं है? चौथा वाला। राष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है? राष्ट्रपति जी का चुनाव कौन संचालित करता है? तो निर्वाचन आयोग करवाता है इसका चुनाव। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन सा चुनाव जो है निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता? जो निर्वाचन आयोग के द्वारा कौन सा चुनाव नहीं करवाया जाता नीचे दिए गए में से? लोकसभा का, या राज्यसभा का, या राष्ट्रपति का, या स्थानीय निकायों का? तो ये स्थानीय निकायों का जो चुनाव है ये चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं कराया जाता। ठीक है,
तो ये किसके द्वारा किया जाता है? ये करवाया जाता है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, ठीक है। किसके अंडर करवाया जाता है? 243 के और 243 जेड ए के तहत। 243 के तहत तो पंचायतों का चुनाव और 243 जेड ए के तहत नगर पालिकाओं का चुनाव जो है किसके द्वारा करवाया जाता है? राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, ठीक है। तो चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं करवाया जाता, स्थानीय निकायों का किसके द्वारा करवाया जाता है? राज्य की जो लोकल राज्य निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा करवाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कृत्य है? कौन कौन से कार्य है? कृत्य का मतलब कार्य है। तो पहला है इसमें लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के पदों के लिए निर्वाचन करवाना इसका कार्य है। तो निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है ये, ठीक है। नगर पालिका और नगर निगमों के लिए निर्वाचन करवाना ये भी इसका कार्य नहीं है, क्योंकि ये राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य है। तीसरा है, निर्वाचनों से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का निर्णय ये नहीं करता है, तो कोई भी नहीं है इसमें सही, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, उपराष्ट्रपति की बात करें तो। जबकि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन संबंधित सदन के सदस्य करते हैं। कौन करता है? जो इनके चुनाव करते हैं संबंधित सदन जो होता है उसके सदस्य करते हैं। निर्वाचन से उत्पन्न जो विवाद हो गया तो उसके निर्णय जो है न्यायपालिका करती है। कौन करती है? न्यायपालिका करती है, चुनाव आयोग नहीं करती है। नगर पालिका और नगर निगमों के चुनाव कौन करवाती है? राज्य निर्वाचन आयोग करवाती है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है। और दूसरा है, संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। तीसरा है, निर्वाचन आयोग जो है वो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन और विलय से संबंधित विवाद निपटाता है। तो ये केवल इसमें तीसरा सही है ऑप्शन, ठीक है। दोनों गलत है इसमें। भारत के निर्वाचन आयोग की बात करें तो 5 सदस्यीय नहीं होकर ये कितनी सदस्यीय निकाय है? 3 सदस्यीय निकाय है। एक तो होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त इसके अंदर और 2 होते हैं निर्वाचन आयुक्त, ठीक है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और राज्य विधायिका के चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति निर्वाचन आयोग में निहित रहती है। इस प्रकार आम चुनाव और उपचुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम निर्वाचन आयोग तय करता है, न कि गृह मंत्रालय। तो इनके लिए चुनाव कार्यक्रम कौन तय करता है? ये करता है निर्वाचन आयोग, गृह मंत्रालय नहीं करता है। निर्वाचन आयोग निर्वाचन प्रतीक, आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 जो है इसके तहत मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन और विलय से संबंधित विवाद भी निपटाता है। तो ये 1968 का है नियम, ये आदेश है। इसके अनुसार ये क्या करता है? राजनीतिक दलों के विभाजन हुआ, विलय से संबंधित विवाद का निपटारा भी करता है। तो ये तीसरा काम करता है। बाकी दोनों 5 सदस्यीय निकाय नहीं है, 3 सदस्यीय निकाय है। और गृह मंत्रालय नहीं करता है इसके अंदर। कौन करता है? निर्वाचन आयोग। अगला है, निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? किसका संबंध नहीं है चुनाव आयोग से? चुनाव की अधिसूचना जारी करना, चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, चुनाव की वैधता का निपटारा करना और चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाना। तो चुनाव आयोग से संबंधित कौन सा नहीं है? तो चुनाव की अधिसूचना जारी करना इससे संबंधित नहीं है चुनाव आयोग से, ठीक है। निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर चुनाव की अधिसूचना कौन करता है? लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति करता है, ठीक है। अधिसूचना कौन जारी करता है? राष्ट्रपति करता है लोकसभा और राज्यसभा चुनाव के लिए। विधानसभा और विधान परिषद की बात करें तो संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का राज्यपाल करता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल करता है अधिसूचना को जारी। अगला, भारत में निर्वाचन प्रक्रम के आरंभ के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? निर्वाचन प्रक्रम का जो आरंभ हुआ था उसके विषय में सही बताना है, कौन सा कथन है। तो पहला है, सरकार के द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी करना, ठीक है। तो ये तो गलत है, ठीक है। कौन जारी करता है? राज्यपाल करता है और राष्ट्रपति करता है। दूसरा, निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्वाचन की सिफारिशों और केंद्र में गृह मंत्रालय के द्वारा और राज्य में गृह विभागों के द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाना, ये भी गलत है, गृह मंत्रालय नहीं करता है। तीसरा है, निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल के द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाना, तो सही है, ये राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है।
और चौथा है निर्वाचन की सिफारिश और उसकी अधिसूचना जारी किया जाना, दोनों ही कार्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है, तो ये भी गलत है। तो सेंटर लेवल पे तो राष्ट्रपति करेगा लोकसभा और राज्यसभा की, और राज्य के जो विधानसभाओं के चुनाव की अधिसूचना जारी करेगा कौन करेगा? राज्यपाल। नेक्स्ट है भारत के अंदर विविध निर्वाचनों के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन सी निर्वाचन प्रणालियां स्वीकृत की गई है? तो निर्वाचन प्रणालियां कौन कौन सी स्वीकृत की गई है भारत के अंदर? पहला है वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, दूसरा है एकल संक्रमणीय मत के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, तीसरा है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली, और चौथा है अप्रत्यक्ष निर्वाचन की संचयी मतदान प्रणाली। तो कौन कौन सी निर्वाचन प्रणालियाँ स्वीकृत की गई है? तो ये की गई है वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली। तो 1 और 2 इसका सही हो जाएगा आंसर। तो भारत में निर्वाचन की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा एवं विधानसभा परिषदों हेतु निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से संपन्न होता है, जबकि लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के जो चुनाव होते हैं वो वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष ढंग से, तो दोनों तरह से होते हैं। एक तो प्रत्यक्ष ढंग से होते हैं वयस्क मताधिकार के माध्यम से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव, ठीक है, और ये होते हैं अप्रत्यक्ष रूप से जिसमें राष्ट्रपति हुआ, उपराष्ट्रपति है, राज्यसभा और विधानसभा परिषदों के लिए जो है निर्वाचन होता है वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से संपन्न होता है। नेक्स्ट है सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? भाई कौन सांसद अयोग्य है उसके संबंध में जो निर्णय देता है वो कौन देता है? तो वो देता है निर्वाचन आयोग के परामर्श से देता है राष्ट्रपति, ठीक है। तो संविधान का आर्टिकल है 102 और इसका खंड है 1। इसके तहत संसद के सदनों का सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए निर्हरताओं का उल्लेख है। इनके संदर्भ में संविधान के आर्टिकल है 103। इसके तहत सांसदों की अयोग्यता और निर्हरता संबंधी विवाद का विनिश्चय राष्ट्रपति करता है और निर्वाचन आयोग के परामर्श के अनुसार करता है। तो कौन से आर्टिकल के अनुसार करता है? 103 के अनुसार करता है, राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के परामर्श के अनुसार, ठीक है। संसद के सदस्य की निर्हरताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करता है? ठीक है, संसद के सदस्य के निर्हरताओं से संबंधित, तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था भारत के निर्वाचन आयोग का परामर्श लेता है राष्ट्रपति। अगला है भारत के संविधान के आर्टिकल है 103। इसके तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निर्हरताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व राय किसकी लेता है? तो निर्वाचन आयोग की राय लेता है। नेक्स्ट है, यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी निक्षिप्त राशि यानी जमानत राशि खो देता है, मतलब जमानत राशि खो देता है, तो उसका अर्थ क्या होता है कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या क्या थी? बहुत अधिक थी, इस कारण से वो जमानत राशि खो देता है। प्रत्येक उम्मीदवार को निर्वाचन में एक जमानत राशि रखनी पड़ती है। यदि वह कुल पड़े वैध मतों का न्यूनतम 1/6 मत नहीं प्राप्त करता है तो ये राशि खो बैठता है, ठीक है। अगर उसको 1/6 वोट नहीं मिलते हैं चुनाव के अंदर तो अपनी जमानत राशि खो बैठता है। तो ऐसा तब होता है जब प्रत्याशी जो है काफ़ी संख्या में हो, तो अपना उत्तर हो जाएगा डी। न्यायालय के द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो अयोग्य करार देने का निर्णय, ठीक है, न्यायालय के द्वारा अपराधी घोषित किया गया कोई व्यक्ति है उसको चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो संसद के द्वारा इसका निर्णय किया जाता है। न्यायालय के द्वारा अपराधी घोषित किए गए किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय संसद के द्वारा किया जाता है। संसद द्वारा बनाए गए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है 1951। कौन सा अधिनियम है ये? 1951। इसकी धारा 8(3). इसके अनुसार यदि किसी व्यक्ति को न्यायालय के द्वारा अपराधी करार देते हुए 2 वर्ष या अधिक की सजा सुनाई गई है, अभी हाल ही में राहुल गांधी को अयोग्य करार दिया गया था इसी लोकसभा प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के अनुसार।
और तो यह वह सजा के दौरान तथा उसके पश्चात अगले 6 वर्षों की अवधि के लिए सदन की सदस्यता, ठीक है, सजा के दौरान एक तो, और एक अगले 6 वर्षों की अवधि के लिए, और चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाता है। इसके अतिरिक्त इसी अधिनियम की धारा है 8(1), इसके तहत वर्णित विशिष्ट अपराधों के लिए दोष सिद्ध कोई व्यक्ति मात्र जुर्माना होने पर भी 6 वर्षों की अवधि के लिए तथा कोई भी सजा होने पर सजा के दौरान में उसके बाद 6 वर्ष की अवधि हेतु सदन की सदस्यता और चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जाता है, ठीक है। तो उसकी जो अवधि रहेगी, ठीक है, सजा के दौरान की जो अवधि रहेगी और अगले 6 वर्ष रहेगी, तब तक वो अपनी सदस्यता खो देता है। नेक्स्ट 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन और असर्शन एंड डिसीजन। चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। चुनाव की घोषणा होते ही, तो ये सही है, आदर्श आचार संहिता लग जाती है। दूसरा है आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया था, तो नहीं किया था इसको, तो एक सही है और दूसरा गलत है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार क्या है। मताधिकार का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार कौन सा अधिकार है, तो ये है एक विधिक अधिकार है। तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 79D के अंदर निर्वाचक अधिकार को परिभाषित किया गया है, जिसमें किसी व्यक्ति के किसी चुनाव में एक उम्मीदवार होने या न होने अथवा उम्मीदवार होने से नाम वापस लेने या न लेने तथा चुनाव में मतदान करने या मतदान करने में विरत रहने के अधिकार को शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये अधिकार को शामिल किया गया है, तो ये एक विधिक अधिकार है मताधिकार का और निर्वाचित होने का अधिकार। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार एक क्या है, एक विधिक अधिकार है। भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा है, तो वैधानिक अधिकार है ये मत देने का अधिकार। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु तक मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में। तो 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का प्रयोग कौन से आम चुनाव में किया गया था, तो ये किया गया था 1989 के, ठीक है। 1989 में जो चुनाव हुआ था उसके अंदर 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का प्रयोग हुआ था। तो ये जो है एक अधिनियम था 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988। इसके द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया था, 18 साल कर दिया गया था। और इसके बाद में जो चुनाव हुआ 1989 में, उसके अंदर जो है नवी लोकसभा का चुनाव था, उसके अंदर 18 वर्ष की आयु के लोगों ने वोट दिया था। अगला है केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से 18 वर्ष कब की गई थी, तो 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा 21 साल से घटाकर कितनी कर दी गई, 18 वर्ष। किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई, तो ये 61वें के संविधान संशोधन के द्वारा की गई। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का 61वां संशोधन निम्न में से किस एक से संबंधित है, तो मतदाता की आयु घटाए जाने से संबंधित है 61वां संविधान संशोधन। संविधान के किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है, तो कौन से आर्टिकल के अंदर जो है वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है, तो आर्टिकल है 326, इसके अंदर दी गई है वयस्क मताधिकार को मान्यता। तो भारतीय संविधान का भाग है 15 और इसके अंतर्गत अनुच्छेद है 326, इसके अंदर वयस्क मताधिकार संबंधी प्रावधान किया गया है। इसमें कहा गया है कि लोकसभा और प्रत्येक राज्य के विधानसभा के लिए निर्वाचन जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, मतलब लोकसभा में भी जो होगा निर्वाचन और राज्यसभा में भी जो निर्वाचन होगा राज्य की विधानसभा में, ठीक है, विधानसभा लोकसभा में दोनों में जो निर्वाचन होगा वह वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और ऐसी तारीख को जो समुचित विधानमंडल के द्वारा बनाई गई किसी विधि के द्वारा या उसके अधीन इस निमित्त नियत की जाए कम से कम 18 वर्ष की आयु का होना चाहिए। 18 साल की आयु कब की गई है, 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है, तो कौन सा आर्टिकल प्रदान करता है, अभी ऊपर पढ़ा था हमने 326,
तो 326 आर्टिकल जो है वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में। पार्लियामेंट के द्वारा वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु कितनी है? तो 18 वर्ष है। राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन हेतु सिद्धांतों में क्या क्या शामिल है? राज्य विधानमंडल जो होते हैं उनके चुनाव निर्वाचन के लिए कौन कौन से सिद्धांतों में कौन कौन शामिल है? तो वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे चुनाव, सही है ये। प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक निर्वाचक सूची होगी, ये भी सही है। प्रत्येक जो निर्वाचन क्षेत्र होता है उसके लिए एक ही निर्वाचन सूची है। तीसरा है धर्म, प्रजाति, लिंग आदि के लिए निर्वाचक सूची बनाने में कोई स्थान नहीं होगा, ठीक है, तो इसके आधार पर कोई निर्वाचित सूची भी नहीं होगी। राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी, तो ये भी सही है। तो चारों इसके अंदर सही है, ठीक है। आर्टिकल 326 के अंदर तो है कि वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव होंगे। आर्टिकल 325 के अनुसार है कि प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक साधारण निर्वाचक सूची होगी। 325 के अंदर क्या है? निर्वाचक सूची का प्रावधान। और केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और इनमें से किसी आधार पर कोई व्यक्ति ऐसी किसी सूची में शामिल किए जाने के लिए अपात्र नहीं होगा। इसके अतिरिक्त भारत में राजनीतिक दल अपने जो है मानक स्वयं निर्धारित कर सकते हैं, ठीक है। अगला है निर्गम मत सर्वेक्षण के विषय में कौन सा कथन सही है? निर्गम मत सर्वेक्षण, इसके विषय में कथन बताना है कौन सा सही है। तो निर्गम मत सर्वेक्षण अभिव्यक्ति का प्रयोग मतदाताओं के उस निर्वाचनेतर सर्वेक्षण को व्यक्त करता है जिससे यह पता चले कि मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किस प्रत्याशी के पक्ष में किया है, ठीक है। तो इसके विषय में सही कौन सा है? फर्स्ट वाला ही सही है ये, कि निर्गम मत सर्वेक्षण अभिव्यक्ति का प्रयोग मतदाताओं के उस निर्वाचनेतर सर्वेक्षण को व्यक्त करता है जिससे ये पता चले कि मतदाताओं ने क्या किया है, अपने मताधिकार का प्रयोग किस प्रत्याशी के पक्ष में किया है। अगला है वर्ष 2009 लोकसभा चुनाव में निर्वाचकों की संख्या मिलियंस में, मतलब 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, कितनी है? तो निर्वाचकों की संख्या 2009 की बात हो रही है, तो उस टाइम पे थी 714 मिलियन, ठीक है, 714 मिलियन थी 2009 में। 2019 की बात करें तो निर्वाचकों की संख्या थी 908.72 मिलियन, ठीक है। तो 2019 के लोकसभा चुनाव में कितने निर्वाचक वो थे? निर्वाचकों की संख्या 908.72 मिलियन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो प्रत्याशियों को किसी एक लोकसभा चुनाव में 3 निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ने से रोकता है। नेक्स्ट है 1991 के लोकसभा चुनाव में श्री देवीलाल ने 3 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था 1991 में। वर्तमान नियमों के अनुसार यदि कोई प्रत्याशी किसी एक लोकसभा चुनाव में कई निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ता है तो उसकी पार्टी को उन निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनाव का खर्च उठाना चाहिए जिससे उसने खाली किया है, बशर्ते कि वह निर्वाचन क्षेत्रों में विजयी हुआ हो। तो इसमें केवल दूसरा सही है कि 1991 के अंदर श्री देवीलाल ने 3 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था। तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है 1951 और इसमें 1996 में हुए संशोधन के तहत धारा 33(7) में ये प्रावधानित किया है कि कोई प्रत्याशी किसी आम चुनाव अथवा साथ साथ कराए गए या 2 या अधिक सीटों के उपचुनाव में 2 से अधिक क्षेत्रों में चुनाव नहीं लड़ सकता, ठीक है। मैक्सिमम कितनी लिमिट है? 2 से अधिक जो है क्षेत्रों के अंदर चुनाव नहीं लड़ सकता। ये संशोधन किया था 1996 में, लेकिन इससे पहले 1991 में थे श्री देवीलाल जी, इन्होंने 3 सीटों से चुनाव लड़ा था 1991 में, चूंकि ये संशोधन नहीं हुआ था। तो पहला सही नहीं है। कथन 2 सही है क्योंकि चौधरी देवीलाल थे, इन्होंने 1991 में लोकसभा चुनाव में रोहतक से, सीकर और फिरोजपुर के निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था और तीनों ही सीटों से ये हार गए थे। और तीसरा प्रश्न है कि वर्ष 2004 में निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रस्तावित अवश्य किया गया था, परंतु इस संदर्भ में कोई नियम नहीं बनाया गया है। नेक्स्ट है लोक प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 1996, ठीक है, 1951 का है, इसमें संशोधन किया गया है 1996 में। इसके द्वारा निर्वाचित विधि में हुए हाल के संशोधनों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है
पहला है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और भारत के संविधान के अपमान के अपराध के लिए किसी दोष सिद्धि के होने पर दोष सिद्धि की तिथि से 6 वर्षों के लिए संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव लड़ने की अयोग्यता हो जाएगी। तो ये सही है, ठीक है। दोष सिद्ध पाए जाने पर 6 वर्षों के लिए जो है अयोग्य हो जाएगा वो चुनाव लड़ने के। दूसरा कथन है कि लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने हेतु अभ्यर्थी के द्वारा जमा किए जाने वाले प्रतिभूति निक्षेप में वृद्धि की गई है, इसमें भी वृद्धि की गई है जमानत राशि में। तीसरा है कोई भी अभ्यर्थी अब एक से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव के लिए खड़ा नहीं हो सकता, तो ये गलत है। मैक्सिमम 2 संसदीय क्षेत्रों से लड़ सकता है। चौथा है चुनाव लड़ने वाले किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर अब किसी निर्वाचन को प्रत्यादिष्ट नहीं किया जा सकता, तो चौथा भी सही है, ठीक है। तो इस तरीके से तीसरा इसमें गलत है क्योंकि मैं खड़ा हो सकता है दो निर्वाचन क्षेत्रों से, तो ये संशोधन किया गया था। इसमें 2 या अधिक सीटों के उप निर्वाचन के अंदर 2 से अधिक क्षेत्रों में चुनाव नहीं लड़ सकता। यदि किसी प्रत्याशी की मृत्यु हो जाए तो चुनाव जो है प्रत्यादिष्ट या रद्द नहीं होगा। चुनाव प्रत्याशी की मृत्यु होने पर रद्द भी नहीं होगा चुनाव, बल्कि मान्यता प्राप्त दल के प्रत्याशी की मृत्यु की स्थिति में संबंधित दल को जो है नया प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारने का विकल्प दिया जाता है। दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश किसकी की थी? तो ये की थी लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की। किसकी की थी? लोकसभा चुनाव के सरकारी निधियन की। तो दिनेश गोस्वामी समिति है 1990। इसकी संयुक्त मोर्चा सरकार के दौरान विधि मंत्री थे ये ठीक है। दिनेश गोस्वामी 1990 की संयुक्त मोर्चा सरकार के अंदर क्या थे? विधि मंत्री, मतलब कानून मंत्री थे। और इनकी अध्यक्षता में वर्ष 1990 में चुनाव सुधारों पर समिति का गठन किया गया। इस समिति ने लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों की गाड़ियों के लिए ईंधन को निर्धारित मात्रा, मतदाता सूचियों की अतिरिक्त प्रतियां उपलब्ध करवाना और प्रत्याशियों के द्वारा प्रयुक्त माइक्रोफोनों की निर्धारित संख्या के किराए का भुगतान आदि के संदर्भ में सरकारी निधियन की सिफारिश की थी। तो ठीक है, तो इसने किसकी की थी? सरकारी निधियन की सिफारिश की थी दिनेश गोस्वामी समिति ने। नेक्स्ट है दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था? तो निधियन से संबंधित थी ये। तो ये थी निर्वाचन के सुधारों से, ठीक है। नेक्स्ट है लोकसभा एवं विधानसभा में सीटों के आरक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। लोकसभा की 543 निर्वाचन सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जातियों और 44 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। दूसरा है किसी निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करने का निर्णय जो है परिसीमन आयोग के द्वारा लिया जाता है। तीसरा कथन है परिसीमन आयोग की नियुक्ति लोकसभा के स्पीकर के द्वारा की जाती है। तो इसके अंदर केवल सेकंड वाला सही है, बाकी 1 और 3 इसके गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। वर्ष 2008 के परिसीमन के तहत वर्तमान में लोकसभा की कुल कितनी है? 543 निर्वाचित सीटों में से 84 सीटें जो है अनुसूचित जातियों के लिए और 47 सीटें हैं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। तो 84 सीटें कितनी तो है अनुसूचित जातियों के लिए और 44 की जगह कितनी है? 47 सीटें हैं जो अनुसूचित जनजातियों के लिए है। तो एक सही नहीं है। परिसीमन आयोग का गठन संविधान के आर्टिकल 82 के तहत जो है संसद के द्वारा बनाई गई विधि के अधीन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। किसी निर्वाचित क्षेत्र के सीमांकन एवं उससे आरक्षित करने का निर्णय परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है। तो दूसरा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है परिसीमन आयोग के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। परिसीमन आयोग जो है इसके आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, सही है ये जो भी आदेश देगा उसको न्यायालय में आप चुनौती नहीं दे सकते। दूसरा है परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं। किसके सम्मुख रखे जाते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के सम्मुख। तो उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। तो ये दोनों ही सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को आर कहा गया है। तो इसमें बताना है आपको आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की समस्या का कुछ हद तक समाधान कर सकती है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली निर्जातीयता, लिंग, हित और विचारधाराओं पर आधारित सभी प्रकार के समूहों के यथोचित प्रतिनिधित्व को सुलभ बनाती है। तो इसके अंदर दोनों सही है, ठीक है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्याख्या की बात करें, व्यवस्था की बात करें
तो निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में अल्पसंख्यक समूहों का उनकी संख्या के अनुपात में यथोचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है। ठीक है, तो इसी के अनुसार रिजर्वेशन दे रखा है एसटी और एससी को, अल्पसंख्यकों को, ताकि उनका प्रतिनिधित्व जो है सुनिश्चित होए चुनाव के अंदर। इस प्रणाली से क्या होता है कि सभी वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। तो सही है, दोनों ही सही है। अगला है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। क्या सुनिश्चित करती है कि अल्पसंख्यकों का भी प्रतिनिधित्व हो जाता है उसमें। ठीक है, उस देश में आनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है जहां पर क्या हो, द्विदलीय प्रणाली विकसित हुई है, तो वहां पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उद्देश्य क्या है? समाज के प्रत्येक समूह को समुचित अनुपात के अंदर प्रतिनिधित्व उपलब्ध करवाना। अतः जहां देश में मात्र 2 ही दल हो, मान लो, तो ये महत्वहीन हो जाती है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन है वीवीपीएटी। इसका संस्करण क्या है? तो इसका संस्करण है M3। ठीक है, M3 है वीवीपीएटी। इसका फुल फॉर्म होता है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। ठीक है, क्या होता है इसका फुल फॉर्म? वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। और इसमें M3 संस्करण जो है आयोग के द्वारा प्रयोग में लिया जा रहा है। निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष में बनाया गया था? 3 सदस्यीय आयोग कौन से वर्ष में बनाया गया था? एक तो मुख्य निर्वाचन आयोग और 2 निर्वाचन आयुक्त। तो ये बनाया गया था 1989 के अंदर। ठीक है, 1989 में बनाया गया था कि भाई ये जो है निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय रहेगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत के चुनाव आयोग का सदस्य नहीं था? चुनाव आयोग का सदस्य कौन नहीं था? तो ये NB लोहानी नहीं थे, डॉक्टर MS गिल थे, TS कृष्णमूर्ति थे और B लिंगदोह थे। नीचे दिए गए तथ्य पर विचार करना है। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, तो ये तो सही है। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी, तो ये गलत है, तो ऑप्शन ये भी सही है। ठीक है, रमा देवी थी, तो निर्वाचन आयुक्त थी रमा देवी और सुकुमार सेन थे, तो दोनों सही है इसमें। ठीक है, तो पहले निर्वाचन आयुक्त तो सुकुमार सेन थे। इनका कार्यकाल था 50 से लेके 58 तक। और भारत की प्रथम और अब तक की एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी BS रमा देवी। ठीक है, इनका कार्यकाल था 90 से लेके 90 तक, मतलब नवंबर से लेके दिसंबर 90 तक। और भारत में वर्तमान में कौन है निर्वाचन आयुक्त? राजीव कुमार। ठीक है, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो अभी BS रमा देवी थी। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल वोटर्स डे है? नेशनल वोटर्स डे मतदान दिवस। ठीक है, तो 25 जनवरी 26 जनवरी से एक दिन पहले का है नेशनल वोटर्स डे। और ये कब से शुरू किया गया था? 25 जनवरी 2011 से। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। तो ये थे निर्वाचन आयोग के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। थैंक यू फ्रेंड्स।